ओके भाइयों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में। तो ब्रह्मास्त्र कल फाइनली थिएटर्स में लग गई और हमने देख लिया, और इसका जो स्पॉइलर फ्री रिव्यू था वो मैंने कर दिया। बट फिर भी मुझे लगा कि इसके एंडिंग में कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है जिन पे बात करना जरूरी है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र की एंडिंग के बारे में। और हाँ, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो इसमें मूवी को लेकर स्पॉयलर्स भी होंगे। तो बिना एक पिज्जा से पूरी दुनिया को तबाह करें, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र अस्त्रवर्ष में आने वाली पहली मूवी है जो एक नए यूनिवर्स को सेटअप करती है, और इसका पूरा कंसेप्ट अस्त्रों पे बेस्ड है। इसकी स्टार्टिंग में हमको एक बढ़िया सा एनिमेशन दिखाया जाता है जो इसके बैकग्राउंड को सेटअप करता है, और हमको पता लगता है कि प्राचीन काल में कुछ ऋषि मुनियों को भगवान से कुछ अस्त्र प्राप्त हुए थे वरदान के तौर पर, और ये सब लोग मिलकर इन अस्त्रों की रक्षा करते हैं। लेकिन उसी के ऊपर आता है ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके तीनों टुकड़े आपस में जुड़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और इस मूवी की जो मेन विलन जुनून है उसका मकसद यही होता है कि तीनों टुकड़ों को जोड़कर इस ब्रह्मास्त्र को कंप्लीट करना, ताकि वो अपने गुरु ब्रह्मदेव को जिंदा कर सके। अब सबसे पहले हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मास्त्र अपने यूनिवर्स को सेटअप करने में सबसे पहला कदम है, और इसी वजह से बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट फील होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी की मेन विलन जुनून जो है, ना तो उसका कोई बैकग्राउंड दिया गया है, और मूवी खत्म होते होते हमें ये चीज समझ में आने लगती है कि वो एक सॉर्ट ऑफ मैसेंजर है और कुछ भी नहीं। मतलब उसका मकसद इस फ्रेंचाइजी का जो मेन विलन है उसको जिंदा करना था एंड नथिंग एल्स, और वो इसी काम को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर लेती है जब वो इस मूवी के एंड में उन तीनों टुकड़ों को जोड़ के ब्रह्मास्त्र को कंप्लीट करती है। और हालांकि ब्रह्मास्त्र दुनिया को तो तबाह नहीं कर पाता, लेकिन इस प्रोसेस में वो ब्रह्मदेव या फिर देव जो भी इनका नाम था, इनको जिंदा कर लेती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट शिवा के बारे में, जो अपने आप में अग्नि अस्त्र है, तो इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। होता कुछ ऐसा है कि इसके पिताजी का नाम देव होता है जो अग्नि अस्त्र के उस्ताद होते हैं, वहीं पर इसकी मदर जो है उनका नाम अमृता होता है और वो जल अस्त्र की उस्ताद होती है। अब देखो, इस चीज को मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, लेकिन जहां तक है तो शिवा के पिता जो देव थे वो अपनी पावर से करप्ट होकर या फिर इसे और एनहांस करने के लिए ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ गए। वो शायद इसे एब्सॉर्ब करना चाहते थे ताकि और भी ज्यादा शक्तिशाली बने, और इस वजह से वो पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। और इनको रोकने का काम करा शिवा की मां ने, जिनके पास जलस्त्र था, और फाइनली उन्होंने ब्रह्मास्त्र को 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर अपने गुरुजी के पास भिजवा दिया, जिसके बाद इन्होंने इनको आपस में बांट लिया और गार्ड करने लगे। लेकिन आगे जाकर हमको इस बात का पता लगता है कि उसके पिताजी की एक्चुअली में डेथ नहीं हुई थी, वो किसी वियर्ड वोल्डेमॉर्टी तरीके से अभी भी किसी न किसी फॉर्म में जिंदा थे, और जुनून का काम था ब्रह्मास्त्र को जोड़ करके उनको वापस लेकर आना। और इन अ वे वही जुनून की पावर्स के पीछे का रीजन भी थे। अब सबसे पहले तो शिवा को अपनी पावर्स का इस्तेमाल ही करना नहीं आता था, लेकिन बाद में उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसकी पावर का जो एक्चुअल सोर्स है वो उसका इश्क, प्यार, मोहब्बत मतलब ईशा है। जब जब वो उसके पास होती है, जब जब वो खतरे में होती है, जब जब वो चीखती है, तो इसके अंदर की ज्वाला भड़क उठती है। इनफैक्ट पहले तो इसको फायर यूज करने के लिए फायर का कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है, लेकिन आगे जाकर मतलब आखिरी में ये अपने अंदर से ही आग निकाल लेता है। लेकिन ये भी इसकी पावर का एक्चुअल एक्सटेंट नहीं था, क्योंकि आखिर में जब ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से जुड़ के अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तब हमें ये पता चलता है कि इसकी शक्तियां और भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मास्त्र की शक्ति को रोक देता है। अब देखो, मूवी इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो कुछ भी मुझे लगता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मे बी शिवा ने ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया हो, क्योंकि अगर आप इस सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो हम शिवा की आंखों में ब्रह्मास्त्र के लोगों को बना हुआ देख सकते हैं। मतलब जब उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, तब भी शिवा की आंखों में वो बना रहता है, और जब आखिरी में वो ब्रह्मास्त्र को लिफ्ट करता है, उठाता है, तो वो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई लाइट वाइट नहीं चमक रही है, जो पूरी मूवी में उसके छोटे छोटे पार्ट्स में भी चमक रही थी। तो हू नोस, में भी ऐसा हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में शिवा ने ब्रह्मास्त्र को ही अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया हो, जो उसके पिता देव करना चाह रहे थे इन द फर्स्ट प्लेस। एंड अगर ये चीज सच में हो जाती है तो अगले पार्ट को लेकर शिवा ऑटोमेटिकली उसके पिताजी के रेडार में आ जाएगा, क्योंकि उन्हें भी ब्रह्मास्त्र की जरूरत थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि शिवा के अंदर अग्नि अस्त्र के अलावा कुछ मात्रा में ब्रह्मास्त्र की शक्तियां भी आ चुकी हैं, जो अगले पार्ट में उसे कुछ नई पावर्स प्रोवाइड करेगा, नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, नया कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करेगा, और उसके पिताजी देव उसके पीछे क्यों पड़े हैं उस चीज को लेकर भी उन्हें एक प्रॉपर मोटिवेशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद इस पूरी सीक्वेंस में मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि जब ब्रह्मास्त्र एक्टिव
एक्टिवेट होता है तो जितने भी वेपन्स होते हैं, मतलब जितने भी अस्त्र होते हैं, वो ब्रह्मास्त्र के कलर के गोल्डन हो जाते हैं अपने कलर्स को छोड़कर। तो इसके पीछे का रीजन भी आई थिंक बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र सारे अस्त्रों के ऊपर है, तो इसी वजह से जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ तो सारे के सारे अस्त्र उसके अंडर में आ गए। और मे बी यही वो रीजन है कि देव भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को पाना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा होगा कि अलग अलग अस्त्रों को जमा करने की बजाय अगर मैं एक अस्त्र को ले लेता हूं जो सबसे ऊपर है, तो फिर दूसरे अस्त्रों की जरूरत ही क्या है। फिर इसके बाद अगला बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि आखिरकार इन सारे कैरेक्टर्स का होगा क्या जिनके पास दूसरे अस्त्र हैं। तो देखो, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि इस मूवी के एंड में अब देव वापस आ चुका है, जिसके पास अग्नि अस्त्र है, जल अस्त्र है और पता नहीं क्या क्या। एंड सिंस इसके सेकंड पार्ट को ऑलरेडी इन लोगों ने नाम दे दिया है, वो भी देव, तो हमें ये भी समझ में आ चुका है कि ये मूवी इसी पे बेस्ड होने वाली है। और जिस तरह से इस कैरेक्टर को सेटअप किया गया है, तो क्लियरली यही अगले पार्ट का मेन विलन होगा या फिर मेन कैरेक्टर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली शिवा और उसके जितने भी साथी लोग हैं अस्त्र वाले, ये सब लोग मिलकर इसका सामना करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगले पार्ट में हमें देव की बैक स्टोरी देखने को मिले। फिर इसके बाद अगर मैं आलिया भट्ट के बारे में बात करूं तो देखो, वैसे कुछ है नहीं बात करने के लिए। मैं सोच रहा था कि शायद ईशा के कैरेक्टर्स को ये लोग इस मूवी में कोई ना कोई पावर्स देंगे या फिर उसका भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस होगा, लेकिन लव स्टोरियां चलाने के अलावा और इस कैरेक्टर का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं था। मतलब लिटरली हमने एक भी बार उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं सुना कि वो कौन है, कहां से आई है। बस हमको ये पता लगता है किसी बड़े घर से है, और उसके घर वाले उसके हाल चाल पूछने के लिए तक उसको कॉल नहीं करते। फिर इसके बाद अगली बारी आती है हमारे साइंटिस्ट मतलब एसआरके की, कि क्या अगले पार्ट में हमें उनका भी कुछ रोल देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला है। इस मूवी में ये बात बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि जितने भी कैरेक्टर्स जिनके पास अस्त्र हैं, वो अपने अस्त्रों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो इनवल्नरेबल नहीं है। मतलब उन पे गोलियां असर करती हैं, उनको चोटें लगती हैं, वो घायल होते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम देयर पावर्स वो नॉर्मल इंसान ही है। तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि एसआरके का कैरेक्टर वापस आ सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उनका कैरेक्टर अस्त्र वर्ष में ही था, तो वो उसे लेकर कुछ अलग बना दे। मतलब एक ऐसी मूवी जो अस्त्र वर्ष में ही एग्जिस्ट करती हो, और वो शाहरुख खान के कैरेक्टर को कैसे उनकी पावर्स मिलती हैं, कैसे उनकी कहानी प्रोग्रेस करती है और कैसे वो यहां तक पहुंचे हैं, ये हमें दिखाए। आप सबको तो मुझे नहीं पता, लेकिन हैंड्स डाउन इस पूरी मूवी में एसआरके का परफॉर्मेंस मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन था। और अगर मुझे इस यूनिवर्स में उनकी कहानी और भी देखने को मिलती है तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग। फिर इसके बाद बात करें इस बारे में कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर गुरुजी का क्या हुआ। तो पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो इस मूवी के आखिर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आखिर में जिंदे बच गए। तो इसका मतलब यह है कि अगले पार्ट में भी उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, व्हिच एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि अगर उनकी देव के साथ कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, कुछ बैक स्टोरी है, और अगर वो वापस आता है तो इनका होना जरूरी है, ताकि ये शिवा को गाइड कर सके और उसकी नई शक्तियां जो भी उसे मिलेंगी उसको कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कर सके। और बची हुई स्टोरी भी तो सुनानी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे वीडियो को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मेरे लिए पर्सनली देव का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो इस पूरी मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और इस पे मैं और भी बहुत सारी बात करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बताते। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना? इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई मेरे पास तो 20 लाख है। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय। ओके बाय। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं?